हेलो दोस्तों। तो इकोसिस्टम के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे जैविक घटक, अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम इकोसिस्टम, उत्पादित तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद भू रासायनिक चक्कर बचेंगे, उनको हम एक वीडियो बना के उसमें कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव। तो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो उत्पादक होता है, एक मिनट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे ये पेड़ है, एक ही मिनट, जैसे इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये उत्पादन किया इसने सूर्य के प्रकाश से। हमने एक वीडियो डायग्राम से ये चीज समझा था कि सूर्य के प्रकाश को इसने लिया और CO2 प्लस प्लस H2O के द्वारा तथा सूर्य के प्रकाश को लेकर इसने क्या बना ली, इसने भोजन का निर्माण किया। और जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक जो होते हैं ये तो भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन उपभोक्ता जो होते हैं ना, वो भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते, वो इन पे डिपेंड करते हैं। ये क्या होता है, इनमें कौन सा परपोषी का गुण पाया जाता है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अच्छा, इनमें स्वपोषी का गुण पाया जाता है, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो CO2 H2O की उपस्थिति में ये सूर्य का प्रकाश का यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं। एक मिनट, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो उत्पादक, इन्होंने भोजन का निर्माण किया और उपभोक्ता ने इसको खा लिया। ये उपभोक्ता जो भी, कुछ कोई भी हो सकता है उपभोक्ता, इसने इस भोजन को खा लिया और इसको ऊर्जा मिल गई। तो ये एक पोषक स्तर था। ये क्या था, पोषक स्तर था इसका। इस पोषक स्तर से इस उपभोक्ता के पोषक स्तर में ऊर्जा जा रही है। मतलब पहले ऊर्जा यहाँ थी, सूर्य से ऊर्जा कहाँ आई, इस पौधे के अंदर आई। जब इंसान ने या किसी भी जानवर ने जब इस पेड़ को खाया तो वो ऊर्जा कहाँ चली गई, उपभोक्ता के अंदर आ गई। जब अपन खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है या नहीं आती, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जो ऊर्जा आज गला ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये जो ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में आती है, ये उपभोक्ता, ठीक है, ये उत्पादक और ये सूर्य। ये ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे जो आती है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण बोलते हैं। ये एक दिशी होता है। जब मान लो ये उपभोक्ता है, ये हिरन है उपभोक्ता, अब इसको शेर ने खा लिया तो ये ऊर्जा कहाँ चली गई, शेर के पास। तो ऊर्जा का स्थानांतरण, इसको ऊर्जा का स्थानांतरण बोलते हैं। प्लस ये एक दिशी होता है, मतलब जैसे ये यहाँ से यहाँ आया, एक दिशा में, एक ही दिशा में चल रहा है पूरा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से तो ये ऊर्जा यहाँ आ रही है और यहाँ वापस रिवर्स हो रही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दिशा में होगा। मतलब ये चीज क्लियर हो गई। इसको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होना, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाना, और ये एक दिशा होता है, एक दिशा में ही चलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, इसके अंदर ऊष्मागतिकी के नियम लागू होते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम कौन कौन से थे, ऊष्मागतिकी का एक तो प्रथम नियम था और एक द्वितीय नियम था। प्रथम नियम क्या कहता है कि विश्व के अंदर जितनी भी ऊर्जा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ये ऊर्जा है वो फिक्स है। मतलब मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इतनी ऊर्जा है तो ये फिक्स है, इसको ना तो बनाया जा सकता है नई ऊर्जा, और नहीं इस ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है। मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलते हैं। प्रथम नियम क्लियर हो गया। अब बात आती है द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम ये कहता है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, मान लो ये ऊर्जा, जैसे मान लो ये पौधा था, इसको इसने चूहे ने खा लिया या किसी जानवर ने खा लिया, तो ये ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक चली गई। लेकिन इसको ये ऊर्जा 100% नहीं मिलेगी। जैसे मान लो इसको मैं 100 कैलोरी थी तो इसको 100 कैलोरी नहीं मिलेगी, कुछ 90% भाग इसका तो वातावरण में चला जाएगा और 10% इसको मिलेगा। तो ये जो वातावरण में आधी ऊर्जा का चली जाना, ये क्या कहता है, द्वितीय नियम बताता है कि ऊर्जा 100% ट्रांसफर नहीं होती, कुछ भाग कहाँ चला जाता है, वातावरण के अंदर चला जाता है। ये द्वितीय नियम कहता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये नियम पारिस्थितिकी तंत्र में भी लागू होगा, क्योंकि ये जो नियम होते हैं इस तरह के ऊष्मागतिकी के नियम, ये सार्वत्रिक होते हैं, सब जगह लागू होते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान, इन्होंने
एक नियम दिया था 10% का नियम। कब दिया था? 1942 में। ये क्या कहते हैं कि जब ऊर्जा का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण होता है तो केवल और केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, बाकी 90% ऊर्जा कहाँ चली जाती है? वातावरण में। वही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। जैसे मान लो इसको एक बार क्लियर करके सही तरीके से बता देता हूँ आपको। लिंडीमान का 10% नियम क्या कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में कितनी परसेंट ऊर्जा जाएगी? 10%। बाकी की 90% कहाँ जाएगी? वातावरण के अंदर। जैसे मान लो इस घास के अंदर 1000 कैलोरी थी। कितनी कैलोरी थी? 1000 कैलोरी। इस कीड़े ने इस घास को खा लिया तो इसको कितनी मिलेगी? 10%, मतलब 100 कैलोरी। मेंढक ने इस कीड़े को खा लिया तो इसको कितनी मिलेगी? 10 कैलोरी। सांप ने इस मेंढक को खा लिया, इस सांप को कितनी मिलेगी? 1 कैलोरी। और बाज को कितनी मिलेगी? 0.1 कैलोरी। यही रीजन है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसका जो विस्तार होता है वो ज़्यादा नहीं होता। 4 या 5 के बाद क्योंकि ऊर्जा बचेगी नहीं, जाएगी नहीं, तो उस तरह का पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा लंबा फूड चेन पॉसिबल नहीं है। 4 या 5 तक ही पॉसिबल है। अब हम पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन और फूड वेव, फूड जाल, खाद्य जाल क्या होता है। उससे पहले एक चीज रहेगी इसके अंदर, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि जब उत्पादक जो है, मान लो ये उत्पादक है, इसको यहाँ नहीं, आगे बताऊंगा इसको। एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ इसको ना। जब उत्पादक और उपभोक्ता, ये उत्पादक है, ये मान लो पेड़ है, और ये उपभोक्ता है, मान लो ये कोई भी उपभोक्ता है, चूहा है, इससे ठीक है, हिरन हो गया, कुछ भी हो सकता है, ये मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है। ये जब मर जाते हैं तो इनको अपघटन करने का काम कौन करता है? अपघटन करते हैं। अब ये जो ऊर्जा मैंने बताई थी कि 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, बाकी 90% वातावरण में चली जाती है। अब ये मर गए मान लो, अब ऊर्जा तो इनके पास अभी भी है ना, तो ये अपघटन करता क्या करेंगे, इस ऊर्जा में से कुछ तो खुद यूज कर लेंगे, स्वयं यूज कर लेंगे, और बाकी बची हुई को कहाँ पहुंचा देंगे? वातावरण में पहुंचा देंगे। ये मृत जीवों का वातावरण में पहुंचाने का काम करते हैं अपघटन करता। अब लेकिन मान लो एक केस ये हो गया कि मान लो ये पेड़ है और ये मनुष्य है या कोई भी जानवर है, कोई भी जानवर मान लो, जीव मान लो, और ये पेड़ था, ये मर तो गया, मान लो मर तो गए, ये जमीन के अंदर मर तो गए, लेकिन इनका अपघटन ही नहीं हो पाया, बच गए ये। तब क्या होगा फिर? ये ऊर्जा का क्या होगा? अगर अपघटन हो जाता मान लो, तब तो क्या होती, कुछ तो वो अपघटन करता काम में ले लेते और कुछ वातावरण में पहुंचा देते, ऐसे करके वापस से वो चक्कर चलने लग जाता। अगर इसका अपघटन नहीं होता इन मृत जीवों का, तो ये क्या बन जाएंगे? ये ईंधन बन जाएंगे। ईंधन आज जो हम यूज में लेते हैं, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है? इसी का ही तो रूप है। इनका अपघटन नहीं हो पाता। जब मृत जीवों का या पेड़ पौधों का जब अपघटन नहीं हो पाता तो वो ऊर्जा उनके अंदर संचित रह जाती है। उनको क्या बोलते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीजें ईंधन के रूप में आज हम काम में लेते हैं। तो ये चीज भी एक बाकी रह गई थी, वो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। फूड चेन क्या है? सिंपल सी बात है। फूड चेन क्या होती है? जैसे मान लो एक घास है, घास को किसने खा लिया? चूहे ने खा लिया। चूहे को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। सांप को किसने खा लिया? बाज ने खा लिया। तो ये क्या बन गई? एक फूड चेन बन गई, ठीक है। ऐसे ही कितनी भी फूड चेन बना सकते हैं। अब एक और फूड चेन मान लो, जैसे ये था पेड़, पेड़ को किसने खाया? हिरण ने। हिरण को किसने खाया? शेर ने खा लिया। तो एक फूड चेन तो ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई। तो 2 या 2 से अधिक फूड चेन मिलकर क्या बनाते हैं? फूड जाल। सिंपल है, मतलब फूड चेन तो एक सिंगल हो गई, जैसे ये फूड चेन हो गई, ये भी फूड चेन है। अब ये दोनों मिलके या 3-4 फूड चेन मिलके क्या बनाते हैं? फूड वेव। जाल क्या होता है? मकड़ी का जाल ऐसा ही तो होता है, मिक्स हो गया सारा ही, तो ये जाल हो गया। और चेन क्या होती है? चेन मतलब एक लाइन हो गई। चेन मतलब ये चेन एक लाइन हो गई। फूड जाल मतलब ये, मतलब एक जाल बन गया। अब जाल कैसे बनता है इसको भी डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये घास है, ठीक है, घास को खरगोश ने खा लिया, ठीक है, खरगोश को बाज ने खा लिया, एक फूड चेन हो गई। एक मान लो ये घास टिड्डा भी तो खा सकता है, इस टिड्डे को किसने खा लिया? छिपकली ने खा लिया, ठीक है। और इस छिपकली को किसने खा लिया?
इस बाज ने खा लिया। ये क्या हो सकता है, जैसे घास चूहा भी तो खा सकता है। चूहे को किसने खा लिया? सांप, सांप ने। उस सांप ने किसको खा लिया? सांप को किसने खा लिया? बाज ने। ठीक है, तो एक फूड चेन तो, एक मिनट, एक फूड चेन तो ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई, तो एक तरह से ये क्या हो गया? जाल बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये तो समझ लिया फूड चेन होती क्या है, लेकिन अब ये समझते हैं फूड चेन क्या होती है, कोई भी एक श्रृंखला। अब आगे चलते हैं। फूड चेन टाइप, फूड चेन के भी 2-3 प्रकार की फूड चेन होती है। पहली होती है परबक्षीय चारण। चारण मतलब चढ़ने वाले। ठीक है, एक तो हो गई परबक्षीय चारण खाद्य श्रृंखला, एक हो गई परजीवी खाद्य श्रृंखला, एक हो गई मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। परबक्षीय चारण खाद्य श्रृंखला क्या होती है? इसको प्रीडेटर या ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चढ़ने वाले, तो ये क्या होता है, इनको हम जीएफसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट के अंदर, ग्रेजिंग फूड चेन। ये क्या होता है? परबक्षी खाद्य श्रृंखला क्या होगी? एक तरह से खाद्य श्रृंखला होगी, लेकिन इसकी जो शुरुआत होगी वो छोटे जीव से होगी, और जो समाप्त होगा ये, इसमें क्या होगा, समाप्ति पर बड़ा जीव आएगा। ठीक है, अब हमें पता है नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, चारण खाद्य श्रृंखला। तो इसमें ऐसे मतलब चढ़ने वाले जानवर आएंगे, जैसे हर, आप इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, उसके बाद लिखता हूँ मैं दोबारा। चारण वाले आएंगे, तो जैसे एग्जाम्पल से बताओ, जैसे मान लो घास थी, घास चढ़ने वाले आएंगे इसमें, तो इसको टिड्डे ने खा लिया। ठीक है, टिड्डे को किसने खा लिया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने। सांप को किसने खा लिया? बाज ने। अब ये जो बाज है, ये घास से तो बड़ा ही होता है, घास तो क्या होती है, छोटी छोटी, टिड्डे भी छोटे छोटे, तो मतलब शुरुआत छोटे से होगी, लेकिन समाप्ति किससे होगी? बड़े से होगी। तो सिंपल सी चीज है, आपको ये पूछ सकता है कि परबक्षीय खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसमें ये होता है, इसमें चढ़ने वाले घास के मैदान से रिलेटेड इस टाइप की होंगे, मतलब घास चढ़ने वालों से शुरू होंगी और मांसाहारियों पर समाप्त होगी। मतलब शुरुआत किससे हुई? चढ़ने वाले, मतलब ये शाकाहारी हो गए, और समाप्ति किस पे होगी? मांसाहारियों पर। तो ये चीज याद कर लेना, शुरुआत किससे होगी? छोटे जीवों से होगी, और समाप्ति बड़े जीवों से होगी। तो ये होगी परबक्षी खाद्य श्रृंखला। इसको क्या बोलते हैं? जीएफसी भी बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट आती है फूड चेन का टाइप परजीवी। परजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासिट फूड चेन, इसको क्या बोलेंगे फिर? उसको जीएफसी बोल रहे थे, तो इसको पीएफसी बोलेंगे। ये क्या होती है, इसको इतना सा याद कर लेना कि ये बड़े जीवों से तो शुरू होगी और छोटे जीव पर समाप्त होगी। उसका उल्टा हो गया, जीएफसी का उल्टा क्या है? पीएफसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आती है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। इसको क्या बोलेंगे? डीएफसी, डिट्रीशियस फूड चेन। मृतोपजीवी क्या होता है? इसमें क्या होगा कि मृत जीव से, उनको भी मृत शरीर होगा ना, उससे तो शुरू होगी ये, और अपघटकों पर खत्म होगी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, मृत शरीर से शुरू होगी और अपघटकों पर समाप्त होगी, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। नाम में आ रहा है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। जैसे एग्जाम्पल, अब मृत शरीर क्या हो सकता है? पौधा भी हो सकता है या कोई जीव भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो कोई मृत शरीर था या मृत पौधा था, उससे हमने क्या बना लिया, एक सड़ गया, मान लो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ बन गया वो। इसको किसने खाया? मान लो केंचुए ने खा लिया। केंचुए को किसने खा लिया? मेंढक ने खा लिया। अच्छा, मेंढक ने किसको खा लिया? सांप खा गया इसको, उस सांप को चील ले गई। ठीक है, तो यहां तक हमने ये चीज क्लियर हो गई। इसके मरने के बाद फिर वापस से अपघटन करता आ जाएंगे। ठीक है, तो मृत जीवों से जो शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, और खत्म होगी ये सूक्ष्म जीवों पर। ठीक है, डीएफसी बोलते हैं इसको। अब बात आती है पोषक स्तर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आगे के वीडियोस के अंदर ये C1, C2, C3 क्या होता है, ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, और ये आ जा गया। पोषक स्तर सिंपल है, देखो शुरुआत किससे होती है? उत्पादकों से होती है। तो इनको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर या उत्पादक। तो इनका तो कोई लेवल नहीं है। फिर आते हैं कंज्यूमर आते हैं। तो C1 कुछ नहीं है, कंज्यूमर पहला कंज्यूमर हो गया ये, कंज्यूमर 1। तो मतलब जो C1 होगा वो क्या होगा? पोषक स्तर एक छोड़ के एक, मतलब पहले पे तो प्रोड्यूसर थे, दूसरे पे क्या आएंगे? कंज्यूमर। शुरुआत ही दूसरे से हो रही है, तो एक कम होगा, मतलब
मतलब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा पोषक स्तर मतलब देखो, पोषक स्तर तो एक से काउंट होगा। पोषक स्तर मतलब कैलोरीज को भी मिली सूर्य से, इसने भोजन बनाया। पोषक स्तर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो हमने पहले बात की थी कि मान लो इसको 1000 कैलोरी है घास की, यहाँ जाने के बाद 100 कैलोरी मिली, इसको 10 कैलोरी मिली, इसको 1 कैलोरी मिली। तो पोषक स्तर तो सबका है, लेकिन सारे कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि पहला क्या होता है इसमें, उत्पादक होता है। तो इसको C1 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये कंज्यूमर तोड़ना ना है। थोड़ा और क्लियर कर दो इसको, और अच्छे से समझा देता हूँ। तो C1 यहाँ क्यों नहीं आया, ये C1 यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये C1 है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं, ये तो उत्पादक है। तो C1 की शुरुआत यहाँ से होगी। पहला उत्पादक तो कंज्यूमर यहाँ आएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। लेकिन पोषक स्तर तो सबके होंगे। हमने पहले पढ़ा था कि घास की कैलोरी कितनी होती है, मान लो, मानना था, ये होती नहीं है, 1000 कैलोरी मान लिया। फिर यहाँ कितनी पहुंचेगी, 100 कैलोरी, 10 लिंडेमान का नियम, 10% का जो रूल है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज पढ़ी थी हमने, कंज्यूमर तो क्या होंगे, हरे पादप होंगे, हरे पादप, ठीक है। तो हरे पादपों का पोषक स्तर कौन सा होगा, T1। T1 क्या है यहाँ पे, ट्रोपिक, ट्रोपिक लेवल। पोषक स्तर को हम ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो हरे पादपों का या उत्पादकों का ट्रोपिक लेवल कितना होता है, T1, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे कौन होंगे, शाकाहारी होंगे। और मांसाहारियों की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से। उसके बाद फिर अलग अलग लेवल के मांसाहारी आएंगे। यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको सही कर लेना। यार T2 नहीं, यार T3 आएगा। तो तो ये चीज क्लियर है। देखो यहाँ हरे पादप है, और C1 पे कौन है, शाकाहारी होंगे, क्योंकि ये किसको खा रहे हैं, पादपों को खा रहे हैं। पादप क्या होते हैं, शाकाहारी। C2 पे कौन होंगे, मांसाहारियों की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे C3 पे ये भी मांसाहारी होंगे, और यहाँ पे फिर टॉप के मांसाहारी आ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा। मांसाहारी जरूरी नहीं है, यहाँ पे अपघटन करता भी हो सकता है, ठीक है। तो C1 तो क्या होंगे, इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे C1 हो गया शाकाहारी, C2 क्या हो गया, मांसाहारी। मांसाहारी की शुरुआत C2 से हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था उच्च मांसाहारी पढ़े थे, टॉप लेवल के, मैंने बताया भी था, अच्छे से समझाया भी था उसको, टॉप लेवल शेर वगैरह। लेकिन जो C4 है, मोस्टली यहाँ पे कौन आता है, अपघटन करता आते हैं, अपघटन करता आते हैं, ये ध्यान रखना। C4 पे कौन होगा, अपघटन करता। तो इसको समझ भी लेते हैं डायग्राम से। तो ये बताओ शाकाहारियों का लेवल कौन सा होगा, अगर हरे पादपों का T1 है तो शाकाहारियों का कौन सा हो गया, T2 हो गया। अच्छा उच्च मांसाहारियों का ट्रोपिक लेवल क्या होगा, तो यहाँ से देख लेंगे, हरे पादप, शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी क्या हो गया, T4 हो गया। अब गट्टुकों का लेवल क्या होगा, अच्छा देखो यहाँ उच्च मांसाहारी आ गए, अब इनसे भी कौन से ऊपर मांसाहारी कौन से आ गए, कोई नहीं बचता ना अब। तो यहाँ पे क्या आते हैं, अपघटक आते हैं। जब ये मर जाएंगे तो अपघटक इनका अपघटन कर देंगे, तो T5 क्या होते हैं, अपघटन ही आते हैं यहाँ पे, अपघटन करता जीवाणु वगैरह आते हैं, ठीक है। उनका क्या होता है, ये कंज्यूमर कौन से हो गए, वो भी कंज्यूमर है, वो भी इनसे पोषक तत्व ले लेते हैं, ठीक है। तो C4 हो गए वो। उनका ट्रोफिक लेवल क्या होता है, T5 होता है, ये याद रखना। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो टॉप मांसाहारी होता है, टॉप कंज्यूमर होते हैं, जैसे शेर वगैरह, इनका ट्रोफिक लेवल क्या होता है, T4 हो गया। वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आज। T1 पे कौन आ गए, हरे पादप, T2 पे शाकाहारी, T3 पे मांसाहारी, और T4 पे उच्च मांसाहारी टॉप कंज्यूमर। अब चीज क्लियर हो गई। अच्छा ये तो C1 यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो C1 का मतलब ही कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर पहले कैसे आ जाएगा, पहले तो प्रोड्यूस होंगे ना, पहले तो उत्पाद तो बनने दो, तभी तो कंज्यूमर डिपेंड किसको करेगा, कंज्यूम किसको करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है, हम कुछ पिरामिड बनाते हैं, पारिस्थितिकी में कुछ पिरामिड बनते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो चीज आगे क्लियर करेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी आपको, कि जो खाद्य स्तूप है या पारिस्थितिकी जो पिरामिड है, वो किसने बताया था, खाद्य स्तूप। ये चीज किसने बताई थी पहले, खाद्य, भोजन से क्या होता है हेल्थ बनती है। हेल्थ से क्या याद करवाया था मैंने, हेल्थ, तो एल्टन ने, ठीक है। तो चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बताया था। उस पिरामिड को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। तो बेस क्या ले, मतलब जैसे पिरामिड, मतलब ये पिरामिड हो गया, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी बन सकता है, ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया। अब लेकिन बेस कैसे बनाए, मतलब बनाए कैसे हैं,
तो उसको 3 प्रकार से बना सकते हैं कि पहले तो हम जीवों की संख्या ले लें, मतलब इसको भी एक बार मैं क्लियर अच्छे से समझा देता हूँ आपको, टाइम लगेगा लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो पिरामिड का बेस क्या है, किस आधार पे बना है? तो पहला तो ये माना इसने कि भाई पहले है ना, अगर ज़्यादा संख्या है तो नीचे ले लो, संख्या के हिसाब से बांट दो, मतलब कम है तो ऊपर और कम है तो और ऊपर, तो मतलब कम वाले ऊपर आ जाएंगे, तो ऊपर छोटा स्पेस नीचे बड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो ये ऐसे पिरामिड बना दिया संख्या के हिसाब से। जीव भार, जीव भार में क्या बोला कि जो भारी है उसको भारी को नीचे रखो, फिर जो कम भारी है उसको ऊपर रखो, फिर जो कम भारी है उसको ऊपर रखो, फिर ऐसे, ये भार के हिसाब से। ऊर्जा के हिसाब से, मतलब जहाँ ऊर्जा कम है, जैसे कम है तो ऊपर रखो, ज्यादा है मतलब जो चीज ज्यादा है उसको नीचे रखो, फिर ऊपर, फिर ऊपर ऊपर, ये चीज होगी। अभी बनते कैसे हैं, क्या चीज है, इसको आगे चलते हैं। देखो मतलब ये जो आधार 3 माने हैं, 1 मिनट, पहले बात आती है जीव संख्या। तो जो घास के मैदान होते हैं और खेत तालाब, इनका पिरामिड तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। वो जो वन का पिरामिड होगा वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ऐसा क्यों? यहाँ पे हम क्या किसके आधार पर बना रहे हैं, अगर क्वेश्चन में पूछे कि जीव संख्या के आधार पर वन का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। घास के मैदान तालाब का जीव संख्या के आधार पर पिरामिड कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तो ये कैसे हुआ, इसको रटना तोड़ना है। देखो वन वन की बात करें ना जीव संख्या के आधार पर, तो जैसे मान लो पेड़ है, यहाँ पे पेड़ तो एक ही होगा ना, सिंगल मान लो संख्या के हिसाब से, मतलब पेड़ों की संख्या एक होगी। तो इसमें लेकिन पेड़ के अंदर मान लो चिड़िया बैठी है, वो कितनी होगी, वो ज्यादा संख्या की बात कर रहे हैं, या वजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पेड़ से तो ज्यादा ही होगी, पेड़ के ऊपर मान लो ये पेड़ है, इस पे चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया तो ज्यादा होगी, पेड़ एक ही होगा, तो मतलब संख्या यहाँ पे कम आएगी। शुरुआत लेकिन पेड़ से ही तो होगी, तो शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, कम से हो रही है, तो नीचे कम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिड़िया ज्यादा आ रही है, उसके बाद और ज्यादा जो भी इनको खाएगा चिड़ियाओं को वो और ज्यादा संख्या में होंगे, फिर और ज्यादा संख्या में होंगे। तो ये पिरामिड क्या बना, संख्या के हिसाब से उल्टा बना। अब सीधा तालाब के अंदर संख्या की बात करें, तो सबसे पहले जैसे मालूम मछलियां हैं, तो मछलियां क्या हैं, ज्यादा है, इनको खाने वाले क्या है, और भी कम है, इनको और भी कम है, उनको और भी कम है, छोटी छोटी मछलियां, ठीक है। संख्या के हिसाब से देखें, पहले ज्यादा संख्या में होंगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, संख्या के हिसाब से। ऐसे ही घास, अच्छा घास के मैदान वाले कुछ समझते हैं। देखो घास के मैदान में जैसे, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ तब ज़्यादा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीधा कैसे बना, देखो घास के मैदान लेते हैं, घास है मान लो, घास तो बहुत ज़्यादा होगी ना संख्या में, बहुत ज़्यादा घास है, तो नीचे शुरुआत घास से होगी, ये भी अपने को पता है। अब ये भी तो है ना, भाई शुरुआत हमने शेर से क्यों नहीं कर ली, शेर से नहीं करेंगे, शुरुआत घास से होती है ना फूड चेन की, तो घास से होगी, तो शुरुआत में घास की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके बाद घास को खाने वाले खरगोश, खरगोश की संख्या घास से तो कम ही होगी, तो ये थोड़ा एरिया कम आएगा। इसके बाद मान लो इसको जो भी खा रहा है, शेर खा रहा है मान लो खरगोश को, शेर एक शेर ही होगा, मतलब शेर और भी कम होंगे, तो ये क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। मतलब ऊपर जाने के बाद साथ साथ संख्या कम होती जा रही है, संख्या की बात हो रही है। वन में क्या था, शुरुआत पेड़ से होगी, ये भी पता है मेरे को फूड चेन की, लेकिन पेड़ ही कम है। मान लो शुरुआत एक पेड़ से हुई, लेकिन उस पर बैठने वाली चिड़ियाओं की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी ना, तो उल्टा बनेगा ये वन का। संख्या की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आगे चलते हैं। जीव भार, भार मतलब उसका वजन देखेंगे अपन, संख्या से कोई मतलब नहीं है, चाहे 1000 हो, लेकिन उसका वजन मैटर करेगा। तो वन, घास और फसल तंत्र, इनका तो कैसा बनेगा, जीव भार का पिरामिड सीधा। लेकिन तालाब का कैसा बनेगा, उल्टा। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है बहुत बार, क्या कि सर वहां पे जीव संख्या में तो सीधा बन रहा था, यहाँ पे आप उल्टा बता रहे हो, वो कैसे बन रहा है वो चीज समझते हैं। देखो वन के अंदर वहां उल्टा बन रहा था, लेकिन वहां पे हम वन के अंदर, या पेड़, वन को पेड़ से, शुरुआत तो पेड़ से ही होगी ना वन में, तो वहां पेड़ की हम क्या ले रहे थे, संख्या ले रहे थे। तो पेड़ संख्या में तो कम था, लेकिन वजन की बात करें तो बहुत भारी होता है, बहुत ही भारी होता है। तो भारी है तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा आएगा, नीचे से पिरामिड बड़ा होगा, तो यहाँ पे पेड़ से शुरुआत हुई। उसके बाद मान लो जैसे चिड़िया है, इनका वजन तो कम है ही ना, संख्या ज्यादा होने से क्या होता है, वजन से मतलब है अपने को। तो जैसे चिड़िया है तो इसका और भी कम होगा, इसके ऊपर और जो भी जानवर आ रहे हैं चिड़िया को खाने वाले, बाज वाज ये भी जो भी हैं, बाज हो गया जैसे, तो ये और भी कम होगा। वजन की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही। तो ये इसका पिरामिड कैसा होगा, सीधा। लेकिन तालाब में उल्टा क्यों बना, फिर तालाब में उल्टा क्यों बना, देखो
जैसे मान लो तालाब के अंदर छोटी मछलियां थी, इनको खाने वाली, फिर बड़ी मछलियां आई, इनको खाने वाली, जैसे वेल मछली हो गई यहाँ पे। तो वजन क्या हो रहा है, शुरुआत लेकिन होगी छोटी मछलियों से ही, या और भी कोई भी चीज हो सकती है वहां पे, ठीक है, और समाप्ति बड़ी मछलियों पे ही होगी। तो इसमें वजन किसका ज्यादा है, इसका ऊपर, मतलब ऊपर पिरामिड बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ी मछलियां आ रही है उनका वजन क्या है, ज्यादा है। शुरुआत छोटी मछलियों से हो रही है, इसलिए यहाँ वजन क्या है, कम है, तो पिरामिड भी यहाँ से क्या होगा, चौड़ा कम होगा। यहाँ पे वजन ज्यादा है, बड़ी मछलियां आ रही है, इसी वजह से तालाब का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। कुछ नहीं, शॉर्ट के अंदर अगर मैं बोलूं तो कुछ याद नहीं करना, दो चीज याद करनी है। पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर ये पढ़ना है कि वो जीव संख्या के बारे में बोल रहा है या भार, मतलब अपने को संख्या देखनी है या वजन देखना है। अगर भार की बात करेगा तो अपने को पता है कि बड़ी मछलियों का भार ज्यादा होता है और वो ऊपर ही आती है, समाप्ति उन्हीं पे ही होगी, वो सबको खा लेगी, क्योंकि मांसाहारी मछलियां होती है ना, बड़ी मांसाहारी होती है, मछलियों को भी खा जाती है, तो समाप्ति उन पे ही होने वाली है, और वो बड़ी भी है तो ऊपर से पिरामिड क्या होगा, बड़ा बनेगा। जाहिर सी बात है ये क्या होगा, उल्टा होगा। वन के अंदर शुरुआत ही क्या किससे होती है, पेड़ से, और पेड़ से बड़ा तो क्या ही होगा वजन के अंदर, वजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेड़ से बाहर तो कुछ नहीं है, तो शुरुआत ही किससे हो जाएगी, पिरामिड नीचे से क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, इससे आगे कोई सब छोटे हैं फिर, तो इसका सीधा बनेगा। संख्या में क्या था, पेड़ की संख्या तो कम थी, वो चिड़िया इन सब की संख्या ज्यादा थी, तो उल्टा बन रहा था। ये है। अब जो लास्ट आता है इसमें, संचित ऊर्जा का पिरामिड। संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो उत्पादक थे, ये तो सिंपल है, इसका हमेशा सदैव कैसा बनेगा, सीधा, सदैव कैसा बनेगा, सीधा, कभी उल्टा नहीं बनेगा संचित ऊर्जा का अगर पूछे तो। जैसे मान लो उत्पादकों के पास माना है हमने 1000 कैलोरी है, तो ऊपर 10% का नियम क्या कहता है कि पूरी ऊर्जा तो आप नहीं दे सकते दूसरे को, 90% तो वातावरण में चली जाएगी, तो इसको कितने मिली, 100 कैलोरी मिली, इसको कितना मिली, 10 कैलोरी मिली, इसको कितना मिली, 1 कैलोरी मिली। तो ये बताओ ज्यादा ऊर्जा कहाँ है, संचित ऊर्जा ज्यादा कहाँ है, उत्पादक के पास, तो ज्यादा बड़ा पिरामिड वो नीचे से बनेगा। उसके बाद उपभोक्ता के बाद यहाँ कौन होता है, शाकाहारी होता है ना। उसके बाद यहाँ से, जैसे C1 यहाँ से होगा, C1 यहाँ से नहीं होगा क्योंकि ये कंज्यूमर छोड़ना है, तो उत्पादक है, तो C1 यहाँ से, C2 C3 C4 में अपघटन करता आ जाते हैं। यहाँ पे C3 उच्च मांसाहारी, यहाँ से मांसाहारी, ये शाकाहारी, ये उत्पादक। तो जब ही इसको खाएगा तो ऊर्जा कम होती जाती है, तो ऊपर जाने के बाद ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, जाहिर सी बात है, तो इसका हमेशा सीधा बनेगा। तो ये चीज होगी। इसके अलावा कुछ चीजें और बता देता हूँ, दो पॉइंट और रहने हैं। दो पॉइंट क्या है कि जो सबसे ज्यादा स्थायी पिरामिड, अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा स्थायी पिरामिड किसका बनता है, तो वो बनता है समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। अच्छा ये पूछे कि सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है विश्व के अंदर, तो जाहिर सी बात है सागर, समुद्र सबसे बड़ा पिरामिड है। प्राकृतिक हो या कैसा भी हो, सबसे बड़ा पिरामिड यही है। तो ये मैंने इकोसिस्टम की पूरी क्लास करवा दी। इसके बाद कार्बन चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, ये बसते हैं, वो इसमें नहीं आते, बट अलग चैप्टर है वो, उसको मैं एक वीडियो बना के करवा दूंगा। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको क्लियर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।